देखो बेटे, अभी तक आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है ना। पहले जो 2 चैप्टर्स आपने पढ़े दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक आपने जाना कि चार्जेज आर एट रेस्ट। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज दैट ब्रांच वेयर वी स्टडी अबाउट the charges and the phenomena related to charges at rest, है ना। we study about charges and the physical phenomena related to charges at rest, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो जो चार्जेज रेस्ट में थे उनके कारण हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब क्रिएट होता है तो 2 स्टैटिक चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, और जो 2 स्टैटिक चार्ज के बीच में फोर्स लगता है that force is called electrostatic force, है ना बेटा। ये आपने पढ़ा था शुरुआत के चैप्टर में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट आया था कि Q1 और Q2 जो चार्जेज हैं, इन Q1 और Q2 चार्जेज के बीच में लगने वाला, देखो पहले चैप्टर में चार्ज रेस्ट में था, तो चार्ज रेस्ट में था, इनके बीच लगने वाला फोर्स की बात हम कर रहे थे। और जो फोर्स आपको आया था, फोर्स बिटवीन 1 and 2, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 या ऑन 2 ड्यू टू 1, और इनके बीच का जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है दैट इज K इन मॉड ऑफ Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहां पे R उनके बीच का सेपरेशन था। अब वेक्टर फॉर्म में ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा। आई विल शेयर सम नोट्स आल्सो विद यू पीपल, है ना। कुछ नोट्स वगैरह भी मैं बाद में, जैसे ऐसे तो नोट्स मैंने डिटेल में लिखाया है, बट मैं बिफोर एग्जामिनेशन आप लोगों से कुछ नोट शेयर करूंगा। मे भी पॉसिबल कि मेरा बुक भी निकल जाए, है ना। सो बुक्स अगर मैंने पब्लिश कर दिया तो यू कैन यूज दैट बुक आल्सो, वरना उसी के मैं कुछ नोट्स में शेयर करूंगा, दैट विल बी हेल्प फॉर यू। ओके, बट ड्यू टू लॉकडाउन जो है अभी स्टाफ्स वगैरह है नहीं, तो सारा जो है उसका वर्क रुक गया है। तो चलो अभी फिलहाल हम इसी पे काम कर। फोर्स 1 2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स 2 1 ना। मेरा बेटा, मैंने मैग्नीट्यूड की बात की है, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होता है ना। आप जानते हैं वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे, दैट इज वेरी गुड, यू हैव सेड फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 विल बी नेगेटिव 2 ड्यू टू 1, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, डायरेक्शन होता है। तो पर उनका मैग्नीट्यूड जो होगा तो मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा, तो मैग्नीट्यूड में माइनस को कंसीडर करने की जरूरत नहीं होती है ना बेटा। इसीलिए हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, इज दैट क्लियर? बोलिए। तो ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक का शुरुआत यहां से किया था, है ना। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आया था। तो किसी भी चार्ज के कारण, अगर कोई चार्ज Q होता है तो उसके कारण R पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, फील्ड का फॉर्मूला आपने पढ़ा था KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप, है ना। जहां पर अगर Q पॉजिटिव होगा तो फील्ड भी इधर होगा, Q निगेटिव होगा तो फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होगा। याद आ रहा है ना? सोचिए इसको। अगर Q केस 1 लेते हैं, जरा सोचो, मैं थोड़ा रिवीजन करा दूं, है ना, क्योंकि हमें काम आएगा। केस 1 व्हेन Q इज ग्रेटर देन 0 दैट इज पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अगर हम बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो R वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। सो E एंड R कैप आर इन द सेम डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पोजीशन वेक्टर होगा, है ना, पॉइंट का, P पॉइंट का, जो ये P पॉइंट है, तो उसका पोजीशन वेक्टर या पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होता है ना। चार्ज जैसे मान लो यहाँ रखा हुआ है Q, तो जैसे ये P पॉइंट है, तो P पॉइंट पे Q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अवे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ये चीज आपने पढ़ा था, अवे फ्रॉम द चार्ज। ये एक बार रिकेप कर लीजिए। और अगर केस 2 हम लेते थे कि हमारा Q अगर निगेटिव होगा तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा बेटे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन R वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। R कैप तो मतलब पोजीशन वेक्टर, तो इस पॉइंट से इसको देख रहे हैं तो वेक्टर इधर हुआ, लेकिन फील्ड इधर होगा, फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, है ना, फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा इफ Q इज निगेटिव चार्ज के केस में, है ना।
तो निगेटिव चार्ज के कारण फील्ड का जो डायरेक्शन होता है चार्ज के अलोंग होता है, चार्ज की ओर होता है, और पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फील्ड का डायरेक्शन होता है वो चार्ज से दूर होता है। तो ये बात आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में, और भी बहुत सारी बातें आपने पढ़ा, पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, डायपोल पढ़ा, गॉसेस लॉ पढ़ा, अ लॉट ऑफ थिंग यू हैव स्टडीड देयर। सो बेसिक एलिमेंट्री चीज जो है वो फोर्स और फील्ड, इन्हीं से सारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते हैं। तो ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा। फिर आप जो है पहले 2 चैप्टर के बाद चैप्टर 3 में आए करंट। व्हाट इज द डिफरेंस हियर? करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ा था आपने कि चार्ज मोशन में होता है तो करंट होना चाहिए ना। चार्ज इज इन मोशन, व्हेन अ चार्ज फ्लोज वी से दैट देयर इज करंट। याद आ रहा है? अभी हमने इसको फिनिश किया है चैप्टर को। सो का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा फ्लो ऑफ चार्ज। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट का मतलब टाइम के से डिवाइड कर रहे हैं, तो चार्ज पर यूनिट टाइम। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज with respect to time is called current। और भी बहुत सारे इससे कंस्ट्रेंट जुड़े थे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, तरह से देखते हैं, स्केलर क्यों है करंट, ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ा। तो मैं ये क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, समझो इसको। पहले 2 चैप्टर में हम चार्ज के बारे में पढ़ते थे, तीसरे चैप्टर में हमने फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो मतलब चार्ज इज इन मोशन, यानी कि चार्ज आपका मोशन में आ गया, चार्ज इन मोशन आ चुका था। तो चार्ज के मोशन की बात करते हैं कि चार्ज मोशन में होता है और उसको हम करंट कहते हैं। अब जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म, वहां भी चार्ज मोशन में है, वहां भी चार्ज मोशन में है। लेकिन हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अभी तो हमने देखा जैसे कि सिर्फ चार्ज मोशन में था, उसके कारण करंट था। करंट होने के कारण क्या होगा, आगे क्या होगा, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आगे क्या होगा? आगे मैग्नेटिज्म होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन क्रिएट करता है? हु क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड? द क्वेश्चन अराइजेस हियर, हु क्रिएट्स मैग्नेटिक field? So the question arises here, who creates magnetic field? So moving charge create, means अगर हम बोले चार्ज मोशन में है तो इसका क्या मतलब हुआ? बोलिए, अगर चार्ज मोशन में है तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा? कौन टेल मी? करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि आप कहिए कि मूविंग चार्ज क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, और यू कैन से इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट्स मैग्नेटिक। क्लियर हुआ? बोलो क्लियर हुआ? तो ये बात ध्यान में रखो, हु क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड? मूविंग चार्ज कैन से इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। अब हमारी सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। चलिए, तो इस बात को आप नोट कर लीजिए, ये सब आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, रेफरेंस है ना। कि पहले हमने स्टैटिक के बारे में पढ़ा, मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ा, मूविंग चार्ज में हमने करंट के कॉन्सेप्ट को पढ़ा, करंट में डायरेक्ट करंट के बारे में। अब हम मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं। तो वेयर मैग्नेटिज्म, कहां से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है? तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमेशा मूविंग चार्ज के कारण आती है, इलेक्ट्रिक करंट के कारण आती है। समझे? बोलो कम ऑन, बताओ बच्चों। हाँ अभिलेष बेटा, इज दैट क्लियर? यस सर, क्लियर। ओके, ठीक है। देवेश? यस सर। ओके, टू अंशु क्लियर बेटे? द्रोण? Yes, sir. रितिका, इज दिस क्लियर? यस सर। चलिए, आप इसमें से जो भी बात
उचित लगे ये बात आपको मेंशन करना ही है। बाकी आपको जो भी चीज रेफरेंस लेना है आप नोट कर लो, फिर मैं 1 मिनट में आगे बढ़ता हूं। एंड वी विल स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम द बेसिक्स लेवल। सर इसका आप अपना नोट्स भेज दीजिएगा ना सर। किसका बेटा? यही इसी चैप्टर का। भेज दूंगा मैं, ठीक है, भेज दूंगा, डोंट वरी। ओके, मैं भेज दूंगा। मुझे 8 बजे के आसपास मैसेज कर देना एक बार, सो आई विल शेयर इट ऑन द ग्रुप। ठीक है सर। हाँ, लेकिन आप लोग उसको कॉन्फिडेंशियल रख के पढ़िए। ओके, समझ रहे हैं? ओके सर। है ना, जो भी मैं नोट्स वगैरह बनाता हूँ दैट इज अ वेरी लाइफ टाइम जो है वो एक एफर्ट है मेरा, अगर किसी को देना नहीं है। ओके, कम ऑन कर लो इसको जल्दी से। हो गई सर। ओके, चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे बच्चों, ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अलग अलग बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। अभी आओ, जैसे कि हमने जाना हु क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, वी विल नो इट वेरी सून, वी विल नो इट इन टुडेज क्लास इटसेल्फ, है ना। और जैसे जैसे आपका मैग्नेटिज्म आगे बढ़ता जाएगा 2-3 क्लास में मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर होगा। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, who creates magnetic field, let us focus on this concept, who creates magnetic field. So actually the magnetic field is created by moving charge, ये बात आप, एंड मूविंग चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, ये भी बात आपने पढ़ा कि कोई चार्ज अगर मूव कर रहा है स्पेस में, कोई चार्ज कहीं मूव कर रहा है तो उसके कारण उस रीजन में इलेक्ट्रिक करंट होगा, क्योंकि करंट मींस द फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जिस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा होगा का करंट कहला जाता है। सो इफ द चार्ज इज मूविंग यू कैन से दैट द चार्ज इज फ्लोइंग, अगर चार्ज मूव कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि चार्ज फ्लो कर रहा है, और अगर चार्ज फ्लो कर रहा है क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो मूविंग चार्ज कहना या इलेक्ट्रिक करंट कहना, ये दोनों ही बात एक ही चीज को सिग्निफाई कर रहा है, एक ही पॉइंट को पॉइंट आउट कर रहा है। ये बात क्लियर हुआ? बोलो। यस सर। अब आप लोग ये भी जानते हैं, सुनो मेरे बच्चों ध्यान देना, आप लोग ये भी जानते हैं कि मैग्नेट्स क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मेरा बेटा जिस मैग्नेट से आप लोग घर में खेलते ही है, नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, तो वो मैग्नेट भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। इस बोलो, मैग्नेट Yes, भी sir. मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो चलो इस पॉइंट को भी लिखो, फिर मैं आगे बताता हूं। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा, फिर से ज्वाइन कर लीजिए मेरा। हाँ कर लो, है ना। आयुष आपको आ रहा है बेटा क्लियर वीडियो? यस सर। ओके चलो ठीक है।
आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैग्नेट के बारे में तो आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 5 में। फिर भी मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है कि मैग्नेट ऑल्सो क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। अब सवाल ये बनता है कि मैग्नेट कैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है ना? तो इन द नेक्स्ट चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट दिस कि हाउ मैग्नेट क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट के पास ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ये आप लोग अगले चैप्टर में, चैप्टर 5 में डिटेल में पढ़ेंगे। वहां भी एक फिनोमिना बिल्कुल कॉमन है, फंडामेंटल चीज है कि करंट के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अब आपके मन में ये आएगा कि क्या मैग्नेट में भी इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, है ना? सवाल आपके मन में ये आएगा कि क्या मैग्नेट में भी इलेक्ट्रिक करंट होते हैं? सोचो, क्या मैग्नेट में इलेक्ट्रिक करंट होते हैं बेटा? नो तो हमें सर। करंट तो नहीं लगता, मैग्नेट छूकर हमें करंट तो है ना? पर एक बात, हर एक मैटर में इलेक्ट्रिक करंट होता है, आप में, मुझ में, है ना, स्टोन में, किसी भी चीज में, कपड़े में, हर जगह इलेक्ट्रिक करंट होता है। जरा सोचो, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है मोशन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है कि नहीं मोशन ऑफ चार्ज? ये बताइए, बोलिए। यस सर। ओके, तो बेटे अगर मोशन ऑफ चार्ज है कि आप कहो कि मोशन ऑफ चार्ज की बात है, तो बताओ कि आप अगर एक एटम को कंसीडर करो, है ना, हर एक मटेरियल किस चीज से बना है? एटम से बना है ना? हर एक मैटर से बना है कि नहीं बना है? यस सर। यस सर। सोचिए, तो अगर एटम से बना है, तो अगर मैं किसी भी एटम को, चलो मैं सिंपलिस्टिक हाइड्रोजन एटम लेता हूं, तो हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन हो गया न्यूक्लियस में, और एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है। एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है ना? तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रैंडम घूम रहा है इस स्पेस में, इस रीजन में। तो अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके चारों तरफ, तो क्या इलेक्ट्रॉन मोशन में है? यस सर। यस सर। क्या इलेक्ट्रॉन एक चार्ज बॉडी है? क्या चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन? यस सर। यस सर। क्या चार्ज मोशन में है यहाँ? तो अगर चार्ज मोशन में है, तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, उसके पास करंट होना चाहिए, और करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। इट मींस कि इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा यहाँ, और चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट होना ही है। ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चार्ज के कारण, उसके स्टैटिक नेचर के कारण, उसके चार्ज इनहेरेंट प्रॉपर्टी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज क्रिएट करेगा ही करेगा। लेकिन अगर कोई चार्ज मोशन में है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। कोई चार्ज मोशन में है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। इसमें कोई डाउट? बोलो बोलो बेटा, इस बात में कोई डाउट? नो सर। तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। यानी कि हर एक एटम में हर एक एटम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। यानी कि हमारे बॉडी में भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहे होंगे। ह्यूमन बॉडी का भी एक मैग्नेटिक होता है, ह्यूमन बॉडी से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है क्योंकि नेट चार्ज जीरो है, बट करंट जीरो नहीं है। हमारे सेल्स में करंट बह रहे हैं, है ना, एटम्स में करंट। हाँ, वो अलग बात है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग करंट है। हर एक करंट एडअप हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। वेक्टर ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट होकर कैंसिल भी हो सकते हैं। वेक्टर की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो ऐड हो जाते हैं। पढ़ा है ना? बोलो, वेक्टर की ये प्रॉपर्टी होगी। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है ना, या दो एटम का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो को टेंड करेगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर सपोर्ट करेगा तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। तो मैग्नेट जो होता है, ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, मैग्नेट में भी तो एटम्स ही होते हैं भाई। मैग्नेट भी तो मैटर का बना होता है, आयरन वगैरह ही होता है उसमें। तो मैग्नेट में अगर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो
मूव कर रहे होते हैं, और अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ मूव करने लगे या बंच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ मूव करने लगे तो क्या होगा? यदि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करने लगे तो क्या होगा? उससे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, उससे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, क्योंकि बहुत सारे करंट सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो सबका मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगा, और जब सबका मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में होगा तो वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो एक्चुअली में देखा जाए तो जो मैग्नेट मटेरियल होता है, मैग्नेट के मटेरियल में भी इलेक्ट्रिक करंट होता है ड्यू टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ये बात सबके दिमाग में है, ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट्स व्हाई इट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। अब सवाल ये उठता है कि हाउ इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट्स फील्ड। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाउ इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। सो हियर कम्स द बायो-सेवर्ट लॉ। तो हम लोग अब अपनी स्टडी बायो-सेवर्ट लॉ से शुरू करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। So we will start our study from Biot-Savart law. देखो मेरे बच्चों, बायो-सेवर्ट लॉ को समझने से दो टर्म डिफाइन करना पड़ेगा, फिर हम बायो-सेवर्ट लॉ समझ सकते हैं। ओके, देखो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इज कॉल्ड करंट कैरिंग एलिमेंट। करंट एलिमेंट, आप करंट कैरिंग एलिमेंट भी कह सकते हैं। कैरिंग एलिमेंट, so we are talking about Biot-Savart law, current element. So what do we mean by current element? Let us know about it. एक बहुत छोटा सा, जैसे मान लो वायर है, ये वायर है, ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। करंट एलिमेंट समझोगे तो बायो-सेवर्ट लॉ समझोगे, बायो-सेवर्ट समझ जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना आएगा। तो एक मान लो ये वायर है, इस वायर में करंट बह रहा है, देखो इस तरह से करंट बह रहा है, सबको ही सामने ध्यान देना है ना, देखो इसको, सबको ही सामने ध्यान देना बेटा। तो करंट बह रहा है, करंट यूं बह रहा है, किसी सर्किट का पार्ट है ये वायर, और आगे तक होगा वायर। ऐसा तो नहीं कि कोई वायर तो रख देंगे तो करंट बहेगा। अ वायर शुड बी अ पार्ट ऑफ सर्किट फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इनटू इट, होना चाहिए ना। तो ये सर्किट का कोई पार्ट है, हमने कंसीडर किया है। अब जो है इस करंट कैरिंग वायर का मैं एक छोटा सा पार्ट करूंगा, एक बहुत स्मॉल सा पार्ट। सपोज करो इतना बड़ा पार्ट मैंने कंसीडर किया, तो ये जो पार्ट मैंने कंसीडर किया है, छोटा सा पार्ट जो मैंने वायर का कंसीडर किया है, इस छोटे से पार्ट, ये छोटा पार्ट का लेंथ कितना होगा? द लेंथ विल बी कॉल्ड, इसके लेंथ को आप क्या कहोगे? दिस लेंथ विल बी इक्वल, इसका लेंथ कितना कहोगे बेटा? दिस लेंथ विल, एनी डाउट? बोलो बेटे, इसका लेंथ क्या होगा?
डीएल होगा। डीएल का मतलब क्या होता है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। डीएल का मतलब होता है, डीएल इंप्लाइज दैट लिमिट ऑफ डेल्टा L एल tends to 0. टेंड्स टू जीरो। सो इसको हम डीएल कह देते हैं। इज दैट क्लियर? एल नॉट टेंड्स टू जीरो, डी डेल्टा एल टेंड्स टू जीरो तो डीएल कहते हैं, है ना। यानी कि बहुत छोटा, जितना छोटा सोच सकते उससे भी छोटा, है ना, बहुत छोटा है ना, इनफिनिटेसिमली स्मॉल। यानी कि हम इसको क्या करें, इनफिनिटेसिमली स्मॉल लेंथ, मली स्मॉल length. So we are considering the infinitesimally small length of the element. Is that clear? चलो देखो, अब देखिए, सो इनफिनिटेसिमली स्मॉल लेंथ हमने कंसिडर, बहुत छोटा सा लेंथ कंसिडर किया है। तो करंट किधर जा, करंट ऐसे जा रहा है ना, करंट यूं जा रहा है ना, तो इस इनफिनिटेसिमली स्मॉल लेंथ में भी करंट का डायरेक्शन इधर होगा। तो जो करंट का डायरेक्शन होता है वही हम लेते हैं करंट एलिमेंट का डायरेक्शन। ध्यान से सुनना, जो करंट का डायरेक्शन होता है उसी को हम लेते हैं करंट एलिमेंट डायरेक्शन। ये बात क्लियर हुआ? तो करंट एलिमेंट का भी मेरा डायरेक्शन क्या लोगे आप, करंट एलिमेंट का भी डायरेक्शन बिल्कुल इधर, टेंजेंशियल टू द वायर। किधर लोगे? टेंजेंशियल टू द वायर ना, क्योंकि करंट तो वायर में ही बह रहा है, तो करंट होगा हर पॉइंट पे वो करंट के ही डायरेक्शन में होगा। उस पार्टिकुलर पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगा करंट का, यानी कि डायरेक्शन में, तो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, मतलब इधर डायरेक्शन। करंट एलिमेंट कैसा होता है, करंट एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और हम करंट एलिमेंट को डिफाइन कर रहे हैं। तो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन किधर लेंगे, करंट एलिमेंट का डायरेक्शन करंट के अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन में लेंगे वायर। यानी कि अगर मैं यहां पर लेता हूं, यहां पर अगर लेता हूं, तो यहां पे करंट एलिमेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, दिख रहा है, करंट एलिमेंट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। कहीं भी अगर आप करंट एलिमेंट लेंगे तो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन टेंजेंशियल होगा। बच्चों आपके मन में आ सकता है कि क्या टेंजेंशियल हम इस डायरेक्शन में नहीं ले सकते, क्या हम टेंजेंशियल इधर नहीं ले सकते, बताओ ले सकते या नहीं ले सकते? No, sir. नो सर, करंट अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, क्योंकि the करंट के flow of अलोंग, बिल्कुल, मतलब करंट के करंट का जो डायरेक्शन में। फ्लो है, बिल्कुल सही, करंट का जो फ्लो है उसके अलोंग लेते हैं करंट एलिमेंट का डायरेक्शन। तो फ्लो के अलोंग मतलब करंट डेंसिटी के अलोंग लेते हैं, तो आप इधर ही लेंगे, ठीक है बेटा, ऐसे लेंगे, जहां पर भी जिधर करंट का फ्लो होगा उधर ही लेंगे टेंजेंशियल डायरेक्शन। ये चीज है। सो हाउ यू डिफाइन द करंट एलिमेंट, वायर में करंट कितना बह रहा है मेरा बेटा, स्टेडी में आई करंट है, तो अगर इस वायर में आई करंट बह रहा है किसी इंस्टेंट पे, तो करंट एलिमेंट की वैल्यू हो जाएगी आई इंटू डीएल, आई इंटू डीएल, डीएल पे वेक्टर लगा देंगे, और डीएल वेक्टर का डायरेक्शन होगा, डीएल वेक्टर का डायरेक्शन होगा करंट के अलोंग। यानी कि आप करंट एलिमेंट कहोगे कि करंट एलिमेंट तो हो जाएगा, करंट एलिमेंट, ध्यान से देखो, मैं वर्ड में भी लिखा दूंगा, करंट एलिमेंट आपका हो जाएगा आई इंटू डीएल वेक्टर। इज दैट क्लियर? आई इंटू डीएल वेक्टर, कम ऑन, इसको नोट कर लो मेरा बच्चा, आई इंटू डीएल वेक्टर, आई डीएल वेक्टर को ही करंट एलिमेंट कहते हैं। पहले एक बार सुन लो, हाउ कैन बी डिफाइन, इसको लिख लोगे तो मैं डिफाइन कर दूंगा बेटा। अ करंट एलिमेंट is a very small part of the wire whose length is tending to zero, that is dl length, and it is a vector quantity and its value is given by I into dl vector, where the direction of dl vector is direction of current, है ना, along the direction of current. Is that clear? चलिए पहले इसको नोट करो, फिर शॉर्ट में लिखा एलिमेंट, कम ऑन नोट इट डाउन। करंट एलिमेंट समझ गया तो समझ लो कि आप बायो-सैवर्ट लॉ भी समझ गए।
नोट करो अच्छे से। हो गया ये? एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ करो, जल्दी से कर लो। हो गया बेटा? बस होने वाला बस। चलो देवेश समझ गया बेटा? यस सर। ओके, देख लीजिए। सो क्लियर है बेटा? यस द्रोण, Yes, sir. अभिलेष, आपको क्लियर है बेटे? यस सर। हो गया सर। ओके बेटा, आपको क्लियर है? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने करंट एलिमेंट की बात की, तो करंट एलिमेंट को आप शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? अगर डिफाइन करने की बात हुई तो यू कैन से दैट इफ I current flows in, then the current element IDL is the product of current I in the wire and DL with DL vector where DL is ओके। तो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया मैंने, इसको नोट कर लो।
हो गया बेटे, नोटेड। So if I current flows in a wire, then the current element IDL is the product of current I in the wire and DL vector, where DL vector is infinitesimally small part of wire and its direction is along current I and tangential to the wire at any. Clear है ये बात? बोलिए, देख लो अच्छे से, क्या ये पॉइंट क्लियर है? मेरी आवाज जा रही है? यस सर। हाँ बेटा, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे बायो-सैवर्ट लॉ। करंट एलिमेंट के लिए बायो-सैवर्ट लॉ डिफाइन होता है और फिर हम लोग मैथमेटिकली इंटीग्रेशन के हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड किसी के लिए भी निकाल सकते हैं, किसी भी करंट कैरिंग वायर के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग बायो-सैवर्ट लॉ। तो आइए बेटा, सबसे पहले हम लोग बायो-सैवर्ट लॉ को जानते हैं। आई एम गोइंग टू रब दिस नाउ, ओके? इसको रब करते हैं। अभिलेष, आपको क्लियर बेटे? नहीं सर। ये वाला क्लियर नहीं है तो पूछा करो, डोंट हेजिटेट टू आस्क। सर क्लियर है कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, क्लियर है। चलो, अगर क्लियर ना हो तो बिना हेजिटेशन के पूछिए। आइए देखिए। So let's talk about Biot-Savart law. Now you can write the topic again, Biot-Savart law. So Biot-Savart law क्या करता है, बिल्कुल शॉर्ट में मैं लिखाऊंगा। ये एक करंट एलिमेंट के कारण, Biot-Savart law जो है एक करंट एलिमेंट के कारण स्पेस में किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये बताता है। ओके, सो लिख लो, अकॉर्डिंग टू Biot-Savart law, Savart law, the magnetic field at any point in space, at any point P in space, due to a current element I into DL is given by, है ना? आईडीएल तो बहुत छोटा सा वायर हो गया ना बेटा, तो बहुत छोटे पार्ट ऑफ वायर के कारण जो फील्ड होगा उसको हम क्या कहेंगे? डीबी, है ना? जिसे डी एक्स, डी वाई, डी जेड, वैसे बी से मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग कैसे लिखते हैं? तो डी बी, है ना? डीबी फील्ड किसके कारण है? तो डीएल पार्ट के कारण है, वायर के बस छोटे से पार्ट के कारण, डीएल पार्ट के कारण। सो डीबी फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। यहां पर आर वेक्टर क्या है? अब आपके दिमाग में आएगा कि व्हाट इज आर वेक्टर। आई डीएल तो मैंने बता दिया करंट एलिमेंट है, डीएल वायर का एक स्मॉल पार्ट है लेंथ, और डीएल वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन वायर पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। टेंजेंशियल किस डायरेक्शन में? करंट के डायरेक्शन में। ये सारी बातें आपको मालूम है ना? अब सवाल ये आता है आर क्या है? म्यू नॉट है, तो आर क्या है? वेयर सबसे पहले वेक्टर आर is the position vector of point P। देखो मेरे बच्चों, मैंने बोला पॉइंट P, वेक्टर R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। मेरा बेटा देखो, पॉइंट P कौन सा पॉइंट है? जिस मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं वो देखिए, हमने लिखा है ना, अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट P, एट एनी पॉइंट P, तो यही वाला पॉइंट P है ना? इन स्पेस ड्यू टू करंट एलिमेंट आईडीएल, स्मॉल पार्ट के कारण जो फील्ड
dv, dv equal to mu naught by 4 pi I into dl cross r upon r cube, where r is the vector of point P with respect to position देख रहे हैं, with respect to ideal current element, ideal current element, and म्यू नॉट बेटा आपका एक नया टर्म है म्यू नॉट, इसको क्या पढ़ते हैं म्यू नॉट, क्या तो इसको पढ़ते हैं रेड एच म्यू नॉट, है ना, म्यू नॉट। ओके, ये है क्या, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे आपका एप्सिलॉन नॉट आता था ना स्टैटिक में, एप्सिलॉन नॉट, दिस वाज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट इज कॉल्ड, इट्स वैल्यू इज, है ना, इसका वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, है ना, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, है ना, नया यूनिट आ गया टेस्ला। टेस्ला किसका यूनिट है, टेस्ला इज द मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला इज द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक, देखो यूनिट समझ में आएगा। 4 पाई तो नंबर है, 4 पाई तो नंबर है, तो नंबर का कोई यूनिट नहीं होगा। म्यू नॉट क्या हो जाएगा, यहाँ देखो आर क्यूब है, डीएल, डीएल क्या है, लेंथ है ना, डीएल लेंथ है ना बेटा, आर वेक्टर भी लेंथ है, तो लेंथ इंटू लेंथ, मीटर स्क्वायर, नीचे हो गया मीटर क्यूब, ऊपर हो गया मीटर स्क्वायर, नीचे हो गया मीटर क्यूब, तो मीटर स्क्वायर बाई मीटर क्यूब, मीटर आ जाएगा, तो मीटर जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में, टेस्ला मीटर, और करंट डिवाइड होगा पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। समझ में आया, बोलो, दिख रहा है सबको, ध्यान से देखो बच्चों, डोंट, इज दिस क्लियर बेटा, मीटर पर एम्पियर ये वैल्यू होती है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। Yes, sir. जैसे एप्सिलॉन नॉट होता है वैसे ये भी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, पाई इंटू 10 पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, है ना, इट्स कॉल्ड, इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, परमिटिविटी के बारे में आपने थोड़ा बहुत डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के समय जाना था, है ना, रिलेटिव परमिटिविटी वगैरह जब आया था वहां पर। ओके, परमिएबिलिटी के बारे में आप आगे जानेंगे जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे, तो वहां पे परमिएबिलिटी और परमिटिविटी दोनों को स्पीड ऑफ लाइट से हम रिलेट करते हैं। दैट चैप्टर विल कम एट द एंड ऑफ द फर्स्ट बुक, है ना, ईएम वेव्स में। अभी आप इसको करो मेरा बच्चा, यहां तक करो। सो दिस इज बायो-सैवर्ट लॉ, मैं इसको समझाऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ, देन आई विल शो यू द कैलकुलेशन हाउ यू कैन यूज दिस बायो-सैवर्ट लॉ टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग एनी वायर, है ना, ये कैलकुलेशन हम लोग अभी सीखेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बायो-सैवर्ट, करो इसको। हमने बायो-सैवर्ट लॉ से ही शुरू किया है, एनसीईआरटी में मूविंग चार्ज से शुरू है, मूविंग चार्ज हम बायो-सैवर्ट लॉ के बाद पढ़ेंगे। ओके बेटा, क्योंकि यहां से आप फंडामेंटल समझते हैं मैग्नेटिज्म का, दैट्स व्हाई, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर के कारण होता है, और करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्ट कौन रिलेट करता है, कौन रिलेट करता है, बायो-सैवर्ट रिलेट करता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज basically you can say that it is more convenient to study बायो-सैवर्ट law first of all in magnetism। इसको बेटा,
हो गया बेटे? यस सर। सबने लिख लिया? इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। Is this completed? Come on, tell me. यस सर। बस होने वाला कर है लो बस, जल्दी से। होने वाला है जल्दी से कर लो बेटा, जल्दी से करो कंप्लीट। So I'm going to rub this now. सर ये थोड़ा फॉर्मूले के नीचे से रहने दीजिएगा। फॉर्मूला ऐसे में मैं नहीं मिटा रहा, मुझे समझाना है बेटा। तो कोई एक करंट कैरिंग वायर है लाइक दिस, ये कोई करंट कैरिंग वायर है, मान लो ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक, इतने वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना? कहाँ निकालना है? किसी पॉइंट पे चलो मान लेते हैं कि ये पी पॉइंट रहा है, इस पी पॉइंट निकालना है बेटा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे पी पॉइंट पे निकालना है, मान लीजिए करंट यूं जा रहा है, इस लाइक दिस, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो करंट लाइक दिस, इस तरह से इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है मेरा बेटा। देखो करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा जब यूं 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 करंट जा रहा है, तो आप वायर को बहुत छोटे 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 पार्ट में कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये बताइए। कर सकते हैं? यस सर। क्या हर छोटे 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 पार्ट के कारण यहाँ पे फील्ड निकाल सकते हैं? आइडियल। ये वाला फॉर्मूला लगा करके, इस फॉर्मूले के हेल्प से निकाल सकते हैं। हाँ सर। तो आप निकालेंगे तो टोटल फील्ड क्या हो जाएगा? हर एक छोटे 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 पार्ट का जो फील्ड होगा उसका वेक्टर सम हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, है ना? तो इस छोटे 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 पार्ट का अगर हम वेक्टर सम करेंगे कॉन्टिन्यूअस वायर पे, तो समेशन विल बिकम इंटीग्रेशन, यानी कि हम इंटीग्रेट कर देंगे बेसिकली। यही ना करेंगे? बोलो यस सर। करेंगे ना? हाँ जी। देखो समझो, समझाता हूं। मान लो मेरा बेटा कि यहां पर मैंने एक वायर का पार्ट लिया, इतना बड़ा पार्ट लिया, दिखाने के लिए इतना बड़ा ले रहे हैं, लेते बहुत छोटा है, टेंडिंग टू जीरो लेंथ पर आए ना भी। तो ये पार्ट आपने लिया, इसमें यू करंट जा रहा है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बोलो बेटे। तो यहाँ Yes, क्लियर sir. है? तो ये जो करंट इसमें जा रहा है, आई करंट, तो ये जो है आईडीएल का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आईडीएल वेक्टर, है ना? आई आप दिया हुआ जो भी 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर जो भी दिया है वो, डीएल लेंथ आप ज्योमेट्री के हिसाब से देख लेंगे क्या डायरेक्शन है डीएल का, आई कैप जे कैप में निकाल सकते हैं, है ना? वी विल सी द प्रॉब्लम आफ्टर दिस। तो प्रॉब्लम करेंगे, डेरिवेशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे यूज करते हैं बायो सेवर्ट लॉ। तो आई इंटू डी का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई इंटू डीएल, आई डीएल का डायरेक्शन इधर हो गया। क्यों इधर हो गया? टेंजेंशियल लेते हैं ना, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन यही तो आएगा ना, एक टेंजेंशियल बार आर डायरेक्शन। बनाइए ना। आर बना रहा हूं, पहले आईडीएल समझ गया ना? यस सर। यस सर। आईडीएल समझ गया ना? मैं इसी चीज को मैं थोड़ा सा नीचे में या इधर भी साइड में मैं बना के दिखाता हूं ताकि समझ में। आईडीएल इतना बड़ा नहीं है, इतना बड़ा नहीं। आईडीएल का मतलब क्या हुआ? डीएल इज टेंडिंग टू जीरो, सो आईडीएल मींस इट जस्ट लाइक अ पॉइंट, इतना बड़ा है। दिख रहा है? बोलो
Yes, sir. Yes, sir. DL is tending to 0. तो DL is tending to 0, it means the length is very small. एक पॉइंट के बराबर, पॉइंट के बराबर. तो यहां पर मैं टेंजेंट बना रहा हूं, तो ये आईडीएल का डायरेक्शन हो गया, आईडीएल का डायरेक्शन हो गया. लेकिन आईडीएल का जो वो जो पार्टिकुलर बॉडी है जिसको हम आईडीएल कह रहे हैं, वायर का जो पार्ट है जिसको हम आईडीएल कह रहे हैं, पार्ट तो लाइक अ पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना बेटे, और ये पॉइंट पी रहा, तो पी पॉइंट ये रहा. तो आपको क्या था, आर क्या है, पढ़ो इसको. आर क्या है ध्यान देना, व्हाट इज आर, है ना, हम यहीं से बनाएंगे. लेकिन ये एक्चुअली मैं आपको इसलिए समझाया कि डीएल बहुत छोटा है, ये तो देखने में आपको दिखे इसलिए मैं इतना बड़ा बनाता हूं. अदरवाइज यू शुड अंडरस्टैंड दैट डीएल इज वेरी स्मॉल. डीएल मींस टेंडिंग टू जीरो लेंथ, टेंडिंग जीरो लेंथ लाइक पॉइंट बॉडी, पॉइंट पार्ट ऑफ वायर को ही हम आईडीएल कहते हैं, करंट एलिमेंट कहते हैं. अब यहां समझिए, वेयर आर वेक्टर, मेरा बेटा आर वेक्टर क्या है, आर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी. ये जो पॉइंट पी दिख रहा है इसका पोजीशन वेक्टर है, यानी कि जो पी दिख रहा है कहां से पोजीशन वेक्टर है बताओ, विद रिस्पेक्ट टू आईडीएल करंट एलिमेंट. कहां से है मेरा बेटा, विद रिस्पेक्ट टू आईडीएल करंट एलिमेंट. दैट पॉइंट क्लियर, कम ऑन टेल मी. ये बात क्लियर है, आईडीएल करंट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में है, ये बात क्लियर है, कम ऑन बोलो. हाँ सर. Sir. हाँ जी. तो अगर ये बात आपको क्लियर है तो यहां ध्यान दीजिए, अगर ये बात आपको क्लियर है तो आईडीएल यहां पर हो गया, और आईडीएल से पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर देखेंगे, मतलब ये वाला वेक्टर आर वेक्टर होगा. एनी डाउट? अगर इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से सोचोगे तो बिल्कुल आपको एग्जैक्टली दिखेगा, दिखेगा. बोलो, समझ में आया आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर यहां पढ़ो क्या है, आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी. आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी. पी का पोजीशन वेक्टर कहां से देख रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू आईडीएल. आईडीएल करंट एलिमेंट से पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर देखेंगे, मतलब यहां से पी को देखेंगे तो कैसा वेक्टर बनेगा, यही ना बनेगा. तो ये जो वेक्टर है मेरे बच्चे, दैट इज आर वेक्टर एंड दिस इज आईडीएल वेक्टर. इनके बीच में कुछ एंगल होगा, लेट इट बी थीटा एंगल. एनी डाउट? बोलो, क्लियर है सभी को? बताओ. Yes, sir. है ना. तो इस आईडीएल के कारण डीबी तो यही आ जाएगा ना, डीबी विल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यूब. आ जाएगा? बोलो, आ जाएगा? हाँ Yes, sir. सर. लॉ के हिसाब से. तो ये बात आप याद रखना, आर वाले चुके हो ना. सो आई एम गोइंग टू राइट यस दिस. सर. तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा डीबी का. देयरफॉर डीबी का अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो डीबी का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा मेरे बेटे, वेक्टर का डीएल क्रॉस आर, क्रॉस प्रोडक्ट है, कांस्टेंट सबको बाहर निकाल लो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर क्यूब. इसको यहां पे कर दो, अलग कर दो. म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर क्यूब, मैग्नीट्यूड ऑफ डीएल क्रॉस आर, मैग्नीट्यूड ऑफ डीएल क्रॉस आर. अब देखो बेटे, डीएल का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डीएल का मैग्नीट्यूड तो सिंपली डीएल हो जाएगा. आर का मैग्नीट्यूड आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर हो जाएगा. और आपको पता है ना ये चीज कि वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा. साइन थीटा, जहां थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है. यहां बताओ डीएल वेक्टर या आईडीएल वेक्टर और आर के बीच का एंगल कितना है, आईडीएल और आर के बीच का एंगल क्या है. इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये वेक्टर हटा दो इसके ऊपर से, फिर डी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर क्यूब इंटू डीएल इंटू आर इंटू डीएल का मैग्नीट्यूड हट गया, आर का मैग्नीट्यूड आर, वेक्टर हट गया, और इन थीटा है तो इंटू साइन थीटा. ए आर कैंसिल हो जाएगा और आपको ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई इंटू डीएल साइन थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वायर. एनी डाउट? समझा बेटा? बोलो, इज दैट क्लियर?
यस सर। बताइए। हाँ सर, क्लियर है। कृतिका? यस सर। ओके। अनु? यस सर। अंशु बेटा क्लियर है? यस सर। ओके। अभिलेष? यस सर, क्लियर है। ओके। देवेश बेटा आपको क्लियर है? क्लियर है सर। ओके। राघव बेटा आपको क्लियर है? यस सर। चलो इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लो, तो फिर मैं आगे बताता हूं। तो यही है। अब डीबी है, तो डीबी आ गया तो नेट मैग्नेटिक ड्यू टू वायर क्या होगा? देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेट कर देंगे। नेट मैग्नेटिक फील्ड P due to the that will be B, and B will be integration of B vector कहोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dV वेक्टर। अब तुम कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करो या वेक्टर को करो, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग क्वेश्चन टू क्वेश्चन देखेंगे। वेक्टर अच्छा होना चाहिए, बी केयरफुल। वेक्टर का, क्रॉस प्रोडक्ट का, वेक्टर का, एडिशन का, आई कैप जे कैप का, ये सब यूज होगा बेटा। यहाँ ध्यान रखना। आप लोग चाहें तो पढ़ाए गए वेक्टर को रिवाइज कर सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप अगर वेक्टर को रिवाइज करना चाहें तो यूट्यूब से मेरे लेक्चर्स को सकते हैं। अगर आपको ना मिले, लक्ष्य दर्शन करके सर्च करना, AY नहीं, लक्ष्य दर्शन। अगर ना मिले तो मुझे लेना, मैं आपको लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, है ना। अगर मान लो क्रॉस प्रोडक्ट में दिक्कत है तो क्रॉस प्रोडक्ट में शेयर कर दूंगा, डॉट शेयर कर दूंगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, कंपोनेंट में दिक्कत है, जे कैप में जो भी है वो आप मुझसे ले सकते हैं। ओके, एंड यू कैन डू द रिवीजन फ्रॉम देयर। तो डिटेल आपको मिलेगा, जितना डिटेल मैं बताऊंगा ऑब्वियसली यू विल नॉट गेट इन एनी वीडियो ऑन, है ना। तो आप ऑब्वियसली उसको आप वहां से, आप लोगों के लिए ही है वो। ओके, दैट्स नॉट एनीथिंग लाइक दैट फॉर ओनली फॉर यू स्टूडेंट हु आर स्टडीइंग हियर। तो देखो, तो यहाँ पर डीवी वेक्टर है, तो डीवी वेक्टर है बेटा, तो डीवी वेक्टर का इंटीग्रेशन डीवी ये हो गया, यानी कि म्यू नॉट आई 4 पाई आर क्यूब इन आर, है ना। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो जो भी कांस्टेंट होगा उसको बाहर निकाल सकते हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को बाहर निकाल सकते हो। अगर आई कांस्टेंट है तो आई भी बाहर आ जाएगा। सो डीएल अपॉन आर क्यूब अपॉन आर, डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब हो जाएगा, जिसको इंटीग्रेट कर दोगे, लिमिट लगा दोगे इनिशियल से फाइनल। इनिशियल से फाइनल जो भी लिमिट लगना होगा डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन, वहां से इनिशियल फाइनल लिमिट। सो वी विल सी नाउ हाउ टू डू इट। इस पार्ट को भी आप लोग कर लो मेरे बेटे, इसको लिख लो, करेंगे, जानेंगे कि कैसे होता है ये, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहो तो कांस्टेंट्स को बाहर निकाल लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। अब यहाँ तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन प्रोसेस वेरी कर जाएगा, है ना, क्योंकि जैसा क्वेश्चन होगा वैसा ही इंटीग्रेशन, और जैसा क्वेश्चन होगा उस तरह से इंटीग्रेशन होगा, और आप यूज करें। सीबीएसई लेवल पे बड़े इजी इंटीग्रेशन आते हैं, इवन आईआईटी लेवल खास टफ नहीं रहता है मैग्नेटिज्म में। ओके, इजी रहता है, बस थोड़ा दिमाग लगाना हो सकता है। कम ऑन डू इट, इसको कर दो आप लोग। अब हम लोग एप्लीकेशन देखें, सी द एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ, प्लीज डू इट क्विकली। समझ के करिए बेटा, कोई डाउट अगर अराइज हो रहा है तो उसको जरूर पूछो। किसी भी तरह का डाउट अराइज हो रहा है, यू मस्ट आस्क दैट। हो गया, सब कर लिया? सर हाँ बोलो। सर, मैग्नीट्यूड में आर क्यूब आपने कांस्टेंट लिया और इस साइड कांस्टेंट क्यों नहीं है? नहीं बेटा, मैंने कहीं कांस्टेंट नहीं लिया, मैंने बस डीबी रखा था। डीबी में एक्चुअली आर क्या है, आर जो है वेक्टर आर का ही मैग्नीट्यूड है। तो जब आर आया तो ये कट गया, पर जब यहाँ हम कर रहे
तो अलग अलग होगा ना, देखो जरा खुद सोचो, आर तो अलग अलग है ना। यहाँ देखोगे, यहाँ पे डीएल एलिमेंट लो तो यहाँ से आर कुछ और होगा, देखो आर कुछ और होगा, यहाँ से कुछ और होगा, आर नहीं होगा, सबका मैग्नीट्यूड भी अलग अलग हो सकता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि आर कांस्टेंट है? आर का मैग्नीट्यूड या आर का डायरेक्शन हो सकता है कोई भी कांस्टेंट ना हो सकता है कि कांस्टेंट भी हो, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना कि कांस्टेंट है। हो सकता है कि आर का मैग्नीट्यूड किसी क्वेश्चन में कांस्टेंट हो, हम लोग देखेंगे अभी, वैसे भी क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, है ना, डेरिवेशंस आएगा, उसमें प्रूफ करेंगे बेटा। सर हम लोग Come तो on, do it. सर हम लोग तो वो वाला पार्ट भी इंटीग्रेट कर सकते थे ना, जो लास्ट लाइन में लिखा है आपने, dv इक्वल टू बिना वो मेरा बेटा बिल्कुल कर सकते हैं, अगर डीबी का डायरेक्शन सेम है तो, हर एक डीबी का डायरेक्शन बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। जहां तक आपका सीबीएसई लेवल पे है, तो सीबीएसई लेवल में जैसे यहाँ देखो, ये वायर आपका एक जिस प्लेन में है उसी प्लेन में आपका पॉइंट पी है, तो यहाँ पे बिल्कुल हर एक डीबी का डायरेक्शन सेम होगा। देखो तो जरा हम करके देखते हैं, डीएल क्रॉस आर, डीएल पे हाथ रखिए, आर की ओर घुमाइए, तो डीएल क्रॉस आर किधर हुआ? बाहर हुआ ना। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो हाथ को, दाया हाथ, लेफ्ट हैंडेड शुड बी केयरफुल, लेफ्ट हैंडेड पर्सन केयरफुल, यू हैव टू यूज योर राइट हैंड। तो राइट हैंड के पाम को रख ए पे बी की ओर घुमाते हैं, तो ए क्रॉस बी थंब देता है, बाहर की ओर आ गया। बी क्रॉस से देखेंगे तो बी पे हाथ रखेंगे, ए की ओर घुमाएंगे तो अंदर की ओर आएगा। ये बात है, बोलो। क्रॉस प्रोडक्ट में कोई भी दिक्कत हो तो मेरा लेक्चर आप रिवाइज कर सकते हैं, मुझे बोलना, मैं क्लास के बाद भेज दूंगा तुरंत, आज रात में ही रिवाइज कर लेना, है ना, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिज्म में खूब यूज होगा, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिज्म में खूब यूज होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में कहीं भी दिक्कत हो, आई थिंक 2 लेक्चर में मैंने शायद क्रॉस प्रोडक्ट कवर किया है, तो वो दोनों लेक्चर मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। इफ यू हैव एनी डाउट, इफ नो डाउट देन इट्स ओके, है ना, आस्क मी पर्सनली and I will send it, even I can send it on the group also, जिसको करना हो कर लेना, ठीक है बेटा। तो वो चीज है। तो ए क्रॉस बी, तो अगर मैं देखूं तो डीएल आईडीएल इधर है, क्रॉस आर तो इधर हो गया डायरेक्शन। यहां भी देखेंगे, कहीं भी देखेंगे तो इसी तरह से डायरेक्शन आएगा, हो सकता है किसी में अंदर आ जाए, किसी में बाहर आ जाए, है ना। तो यानी कि डायरेक्शन आपको प्लेन में आ रहा है, एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, या तो इधर या तो इधर। तो नेट आपका डीबी को भी इंटीग्रेट करने पे काम चल सकता है, इस क्वेश्चन में चल सकता है, कहीं कहीं नहीं भी चलता है, वैसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी देखेंगे हम लोग, है ना। एक वैसा भी क्वेश्चन लास्ट में एट दिस चैप्टर वी विल डू दैट, ओके बेटा, करो। तो हमें कंपोनेंट लेना पड़ता है, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, इस तरह से सॉल्व करना पड़ता है। ये हो गया। शुड आई रब इट नाउ? यस सर। Yes, sir. ओके, दैट्स गुड। ओके, आइए, सो लेट्स स्टार्ट द एप्लीकेशन ऑफ द बायर-सावर्ट लॉ। देखो बेटा, so the first application we are going to look for the application of the बायर-सावर्ट law, that is magnetic field due to a long current carrying wire, है ना। बहुत ही आसान सा है, ये जानते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट current carrying conductor, कंडक्टर। इसमें 2 तरह का मैं करा, थिन कंडक्टर और एक थिक कंडक्टर, है ना, सिलेंडर की तरह। थिक एक कंडक्टर जो कि मोटा सा है, ऐसे, है ना, थिक कंडक्टर। एक बिल्कुल थिन कंडक्टर, एकदम वायर के जैसा, है ना, पतला वायर के जैसा। दोनों के तरह देखेंगे। तो देखो मेरा बेटा, सबसे पहले हम लोग
लेते हैं वायर, थिन वायर। पहला हम देख रहे हैं थिन वायर। सो मेरे बच्चे थिन वायर में मान लो आई करंट है बेटा, इस वायर में इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, इन्फिनिटी माइनस। तो ये रहा करंट, ऐसे ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, जैसा भी जा रहा है वो मैं रूल सिखा दूंगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आई हो गया करंट, द करंट। अब इस वायर से आर डिस्टेंस पे, एट आर फ्रॉम द वायर यू वांट टू सी द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान से देखो, यहां से मैं दो तरह से डायग्राम बनाऊंगा, आप भी तरीके से डायग्राम बनाएंगे, समझ में अच्छे से आ जाएगा दो डायग्राम बनाना। ये मान लो ये डिस्टेंस मेरा बेटा आर है, दिस डिस्टेंस इज आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना, और इस पी पॉइंट पे, पी पॉइंट से वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है दैट इज आर, है ना। तो यहां पर आप क्या करेंगे कि बिल्कुल एक ऐसे सर्कुलर कंसीडर लूप टाइप का, है ना। आगे आप एम्पियर्स लॉ भी पढ़ेंगे, तो बिल्कुल एक लाइन में, जैसे गॉसेस लॉ होता है ना, एक एम्पियर्स लॉ होता है मैग्नेटिज्म में, थोड़ा अलग है बट लगभग एक ही तरह का चीज करना होता है। वहां गॉसेस लॉ में सरफेस लेना होता है, यहाँ पे लूप लेना होता है। तो अभी मैं एम्पियर्स लॉ की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सीधा सिखा रहा हूँ आप लोगों को, बिना एम्पियर्स लॉ के बायो-सावर्ट लॉ से सिखा रहा हूँ। तो इस पॉइंट पे आपको निकालना है, इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इस पॉइंट पे आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे, है ना। वैसे लूप को हटा ही दो, लूप की अभी हमें जरूरत नहीं है, लूप की जरूरत मेनली एम्पियर्स लॉ में। ओके, तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बोलो पूरे वायर के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। बायो-सावर्ट लॉ का जो फॉर्मूला है वो किस पार्ट के कारण बताता है मैग्नेटिक फील्ड, बहुत छोटे से वायर के पार्ट के कारण बताता है कि नहीं बताता है, बोलो। बताता है ना। तो बायो-सावर्ट लॉ जो है बहुत स्मॉल पार्ट ऑफ वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड बताता है। तो आप एक काम कर सकते हो, थोड़ा सा इसको और दूर ले लो, थोड़ा सा डायग्राम आपको दिखेगा। एक तो आप कंप्यूटर पे पढ़ रहे हो, मोबाइल कंप्यूटर पे, सो डायग्राम शुड बी अ लिटिल बिट बिगर वन सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड द फील्ड। ये ले लो, तो इस तरह से ले लेते हैं। तो मेरे बेटे ये बताओ कि यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए पी पॉइंट पे, तो मुझे वायर, इसको ओरिजिन मान लेते हैं, देखो इसको ओरिजिन मान लो, इधर मान लीजिए एक्स एक्सिस, और इधर मान लीजिए आप वाई एक्सिस, जो है वो वाई एक्सिस के नाम रखा हुआ है। अब आप बायो-सावर्ट लॉ किसके कारण, करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बताता है। बायो-सावर्ट लॉ किसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बताता है, बायो-सावर्ट लॉ करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बताता है। इज दैट क्लियर। तो मेरा बेटा करंट एलिमेंट यू ले लीजिए आप, यहाँ पर कहां से, ओरिजिन से वाई डिस्टेंस पर, ओरिजिन से वाई डिस्टेंस पर ध्यान देना, सबको अच्छे ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे एलिमेंट लेते हैं, वाई डिस्टेंस पे बिल्कुल छोटा सा टेंडिंग टू जीरो लेंथ, क्या बोलोगे, डी वाई लेंथ का, डी वाई लेंथ का यहाँ पे एलिमेंट ले लो। यानी कि ये जो लेंथ आपने कंसीडर किया है मेरे बेटे, this length is dy, is that clear, this length is dy। ये देखो बेटा, ये वाला जो लेंथ है, ये जो मैंने शेड किया है, थोड़ा डार्क किया है, वो लेंथ dy है। अब आप बताओ कि ये dy लेंथ कितना बड़ा है, इट्स लाइक अ पॉइंट, इट्स लाइक अ पॉइंट बॉडी, है ना। वो तो आपको दिखाने के लिए मैं उतना बड़ा दिखा रहा हूँ, इतना छोटा सा पॉइंट बनाऊंगा तो पता नहीं चलेगा, है ना, इसलिए इतना बड़ा बनाया है, अदरवाइज सिंपली लाइक अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ मान लो कि ये जो पॉइंट है, ये वाई लेंथ जो है लेंथ पी पॉइंट पे आपको थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है ना। यहां से देखेंगे ना ऐसे, ये आर वेक्टर कहलाएगा, ये यही तो है आपका डी वाई एलिमेंट, करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, करंट एलिमेंट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा बेटे, बोलो
क्या करंट एलिमेंट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा मेरा बेटा? बोलो ऊपर की ओर, है ना? तो ये आपका आई इंटू डी वाई, डीएल की जगह क्या हो गया? डीएल की जगह डी वाई। दिख रहा है? इसमें कोई आपत्ति किसी को? एनी डाउट? डीएल की जगह मैंने डी वाई लिया है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है इसलिए डी वाई लिया है। इज दैट क्लियर? कम ऑन टेल मी। यस सर। तो ये डीएल के अलॉन्ग हमने डी वाई लिया है, डी वाई कंसिडर किया है, इतना बड़ा लेंथ। ओके, तो ये चीज है, इट्स जस्ट लाइक अ पॉइंट ऑफ द जीरो लेंथ। तो ये हो गया। अब मान लो मैं अगर इस एंगल को थीटा बोल दूं मेरे बेटे, अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल दूं तो आप लोग कोई बताएगा मुझे कि ये आर वेक्टर हो गया, ये आपका आर वेक्टर हो गया, ये वाला वेक्टर यहां से लेकर ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर जो एपी, एपी इज योर आर वेक्टर, एपी दिख रहा है? हम लोग लेते थे करंट एलिमेंट से ही ना देखते थे? बताइए आर वेक्टर कहां से देखते थे? आर वाज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द करंट एलिमेंट आईडीएल। यहाँ पर आई डी वाई हो जाएगा, यही ना करते थे? बोलो यस सर। आ रहा है याद? तो अगर हम ये काम करते थे तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला एंगल अगर मैंने थीटा लिया है तो बताओ ये एंगल कितना हो जाएगा? कम ऑन, हु विल टेल मी, ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। 180 माइनस सोच के बोलो, सोच के बोलो। 180 माइनस थीटा नहीं होगा, जल्दीबाजी मत करिए। ये तो नहीं थीटा है जो 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ये है थीटा बेटे। कम ऑन, सोच। 180 माइनस 90 माइनस थीटा। 90 माइनस टोटल बोलो ना, 90 माइनस थीटा कैसे होगा? 90 माइनस थीटा होगा, 90 से तो बड़ा लग रहा है। 90 माइनस थीटा कैसे हो जाएगा? 90 से तो बड़ा। 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। मेरा बेटा इसको ऐसे कर लो कि इस एंगल को आप देख लो, ये वाला एंगल हो जाए 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 180 में से आप माइनस कर देंगे 90 माइनस। और भी आसान तरीका है, पहले जो बच्चे ने बताया मैं वो बता। तो 180 माइनस 90 और माइनस माइनस प्लस थीटा, यानी कि 90 डिग्री प्लस थीटा, ऐसे आप कर लिया। ठीक है, क्लियर है सभी को? 90 डिग्री प्लस थीटा। अब मैं और आसान तरीका बताता हूं, देखो ज्योमेट्री कितना फुल है। मैथ के बिना फिजिक्स नहीं हो सकता, तो मैथ्स के बिना फिजिक्स नहीं हो सकता। तो यहां पर आप ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल। कम ऑन, यस सर। अल्टरनेट एंगल होगा ना, पैरेलल बनाते हैं, थोड़ा पैरेलल लगना चाहिए। तो ये भी एंगल थीटा होगा और ये 90 डिग्री है, तो ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस थीटा। डायरेक्ट दिख रहा है ना? डायरेक्ट बोलो, दिख गया बेटा? यानी कि ये एंगल हमारा जो एंगल है ये 90 प्लस थीटा हो गया, यानी कि आई डी वाई और आर वेक्टर के बीच का एंगल 90 प्लस थीटा है ना? आपका आई इंटू डी वाई वेक्टर और इधर आर वेक्टर है ना, ये पी पॉइंट था। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये टोटल एंगल आपका क्या था? प्लस थीटा है ना? तो इसी का साइन लोगे आप, है ना? और ये एंगल आपने थीटा माना था यहाँ पर। इज दैट क्लियर? वो सेम डायग्राम है, देखो वहां। क्लियर है? यस सर। क्लियर है ना बेटे? तो यहाँ देखो, तो यहाँ आप देख रहे हैं। सो आफ्टर दिस यू विल कम टू नो दैट कि हमें बायो-सेवर्ट लॉ लगाना है। जरा मेरा बेटा ये बताओ कि इसके कारण, आईडीएल के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, है ना? मैग्नेटिक फील्ड जो होगा सिंस हियर अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट, ध्यान दीजिए, तो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ डीबी क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी डीबी? व्हाट विल बी डीबी? डीबी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट पाई अपॉन 4 पाई
इंटू डी वाई, डीएल की जगह डी वाई ले लिया हमने, डी वाई क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, यही ना लिखेंगे, पहले डीबी निकालेंगे तब तो इंटीग्रेट करेंगे। इज दैट क्लियर? तो मैं ये साइड वाले डायग्राम को मिटा रहा हूं, ये तो समझाने के लिए बनाया था, तो आपको वहां भी दिख रहा है। अब देखो बेटे, ध्यान देना, सभी को ध्यान देना। तो यहां से आपको क्या होगा, डीबी न्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी वाई क्रॉस आर बाई आर क्यूब। तो डी वाई क्रॉस आर करोगे तो dy का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, dy का मैग्नीट्यूड dy हो जाएगा, dy का मैग्नीट्यूड dy हो जाएगा ना, dy का मैग्नीट्यूड dy हो जाएगा, और r हो जाएगा r, और इनके बीच में dy और r में कितना एंगल है, जल्दी बताइए, व्हाट इज द एंगल बिटवीन dy एंड r? थीटा 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा। तो ए बी साइन थीटा जो करते हो तो साइन किस 90 डिग्री प्लस थीटा। एनी डाउट? बोलो, आएगा? हाँ सर। डाउट है? यहां तक सबको समझ में आया? यस सर। अच्छी बात है। तो यहां से डिवाइडेड बाय आर क्यूब, तो एक आर कट जाएगा, आर स्क्वायर बचेगा, वो तो कटने के लिए है क्योंकि ऊपर भी आर वेक्टर है, नीचे उसका मैग्नीट्यूड है, तो एक आर तो कटेगा ही। कई बार आप देखोगे यहाँ आर कैप लगा देगा, तो यहाँ आर स्क्वायर लिखता है, तो कंफ्यूज मत होना, है ना, यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, म्यू नॉट, म्यू कैसे लिखते हैं, तो यू लिख दो और इधर पूछ लंबा कर दो, यू का पूछ थोड़ा लंबा कर दो, तो म्यू नॉट कह दोगे उसको, ग्रीक लेटर है म्यू, है ना। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी वाई साइन 90 प्लस थीटा इज साइन cos थीटा कॉस थीटा। ध्यान से, ये सब में गड़बड़ करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, 90 का मल्टीपल में है, और मल्टीपल तो कॉस हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, डी वाई कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, एक आर कट गया तो आर स्क्वायर हो गया, आ गया। अच्छा जरा इसका डायरेक्शन किधर है देखो तो, ध्यान से देखना, रुको मैं एक बड़ा सा वेक्टर बनाता हूं। ये देखो बेटे, ये जो मार्कर का जो मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूं, ये आई डी वाई का डायरेक्शन है, दिख रहा है, और ये जो डायरेक्शन है, ये जो वेक्टर आपको मैं दिखा रहा हूं, दिस वेक्टर लाइक दिस, तो वेक्टर आपको दिख रहा है, ये आर वेक्टर हो गया, आर वेक्टर हो गया ना, तो डी वाई क्रॉस आर, तो डी वाई क्रॉस आर किधर आएगा बताओ, डी वाई क्रॉस आर किधर आएगा, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड कहाँ आएगा, डाउनवर्ड तो ये हुआ, इनवर्ड, मतलब इनवर्ड। इनवर्ड है ना, इनवर्ड आपके कॉपी के हिसाब से डाउनवर्ड हो सकता है ना, बोर्ड के हिसाब से इनवर्ड कहो बेटा, तो इनवर्ड हो गया, समझा। तो अंदर की ओर आएगा, है ना, भी आप लो, यहां पर भी ले लो, यहां भी dy ऐसे ले लो, देखो डी वेक्टर या i इंटू डी वाई और r वेक्टर, तो इसको ऐसे ले लेते हैं, देखो ऐसे ले लेते हैं, तो डी फिर से अगर करेंगे तो dy क्रॉस आर, dy पे हाथ रखो, r की ओर घुमाओ, तो dy क्रॉस आर किधर आएगा, अंदर आएगा, दिख रहा है, लाइक दिस, ये हो गया आपका डी, ये r वेक्टर, और ये हो गया dy वेक्टर, dy पे हाथ रखो, r की ओर घुमाओ, तो dy क्रॉस r, सो द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड। तो हर एक dl एलिमेंट के कारण, ध्यान से देखना, हर एक dy पार्ट के कारण r जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा, अंदर होगा, अंदर होगा तो ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो कर देंगे, तो बेटा ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया dv, देयरफॉर b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dv। अब लिमिट क्या लगेगा ये सोचेंगे, पहले आप यहां तक लिखिए, काम हो जाएगा, है ना, इंटीग्रेशन निकालना भी अभी आसान नहीं है, अभी काम बहुत है इसमें, है ना, कम ऑन डू इट, करो इसको।
हो गया बेटे? प्लीज नोट इट डाउन। जल्दी से नोट करो, फिर मैं इसको समझा देता हूं। 10 मिनट हमें और टाइम लगेगा, फटाफट इसको खत्म करते हैं। कम ऑन, डू इट। हो गया बेटा? अब देखो ये इंफिनिटी जा रहा है, इंफिनिटी जा रहा है, तो ये एंगल इंफिनिटी पे एंगल कितना बनेगा? 90 बनेगा ना ऊपर। इसको रब करूं? शुड आई रब दिस? Yes, sir. अब देखो आप लोग ध्यान देना, बहुत लंबा वायर है ना? लंबा वायर मतलब यहां से डिस्टेंस बहुत कम है। ये P पॉइंट रहा, तो यहां जो ऊपर जाएगा, ये देखो एंगल कितना बनेगा? बिल्कुल ऊपर वाले पॉइंट को टच करेंगे तो अपर पॉइंट से लगभग 90 डिग्री के पास। 90 का मतलब π/2, और कितना बन जाएगा? नीचे -90, यानी कि -2, है ना? तो एंगल में अगर हम देखेंगे तो माइनस से π/2 लगेगा, लिमिट लगेगा ना? -π/2 से π/2 लिमिट लगेगा। इज दैट? तो बाद में लिमिट लगाएंगे, अभी इनिशियल से फाइनल लिखते हैं। पहले कन्वर्ट करेंगे एंगल में, तब तो पहले इनिशियल से फाइनल लिखो। एंगल में आएगा -π/2 से π/2। यहाँ पे B क्या हो गया मेरे बेटे? B हो गया आपको, जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, तो R कांस्टेंट है आपका, μ0I/4π कांस्टेंट है। R अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग होगा। 4π इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ गया? इंटीग्रेशन ऑफ हाँ dy/r² इंटू कॉस थीटा, इनिशियल से फाइनल। अब जरा सोचो, मैं पिछले डायग्राम पे फिर से आता हूं, आप लोग है ना? मैं इसको फटाफट बना के आपको दिखाता हूं चीजों को, कि हमने ऐसे लिया था, ये लिया था, देखो ये एंगल थीटा लिया था, और ये लेंथ y लिया था। ध्यान देना आप लोग, ये लेंथ y लिया था, और इतना बड़ा जो पार्ट है, इस पार्ट को हमने लिया था dy। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है बेटा, APO ट्राइंगल, इसमें देखो, सिंस इन ट्राइंगल APO ट्राइंगल सबको दिख रहा है, ये R था, तो AP में मैं क्या लिख सकता हूं? देखो, y/r इक्वल टू साइन थीटा विल बी y/r, यानी कि y इक्वल टू r साइन, वैसे हमें ये भी डिस्टेंस लेना पड़ेगा, लो d है, d मत लो, x ले लो, x ले लो। तो y/r के टर्म में मत रखो, ठीक है? ऐसे देखो, y/x क्या होगा? tan थीटा होगा, क्योंकि हम x कांस्टेंट है ना। देखो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, इस डिस्टेंस को, ये वाला डिस्टेंस आप लोग x लिख लेना, ठीक है? इसको मेंशन कर लो x आप लोग। तो y/x इक्वल टू, देखो y/x इक्वल टू tan थीटा, दिस इंप्लाइज y विल बी इक्वल टू x tan थीटा। हमें क्या चाहिए? dy। देखो यहाँ क्या है? dy को सब्स्टिट्यूट करें, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ? ध्यान देना, देयरफॉर dy/d थीटा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, x तो कांस्टेंट है, और tan थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec² थीटा। यानी कि बेटा आप यहाँ सकते हैं, यहां से आप dy को क्या लिख सकते हैं? dy को लिख सकते हैं x sec² थीटा इंटू d थीटा। इज दैट क्लियर? अब इस dy को हम इसमें पुट करेंगे, पहले r के लिए भी निकाल लो। r क्या हो जाएगा? सिंस इसी ट्राइंगल में देखो, इसी ट्राइंगल में x/r, x/r क्या होगा? जल्दी बोलो, व्हाट इज x/r? Secant थीटा. जब आप दो x/r बेस अपॉन हाइपोटेनस, Secant थीटा. बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस है, बेस
बाई आर, थीटा। कॉस थीटा होगा ना, सेकंड कहां से आ गया, एक्स बाई आर है ना बेटा, ओपी बाई ए बी, एपी। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, सेक होता है या कॉस होता है? कॉस थीटा। आयुष यस सर। सर गलती से सर आर लग रहा था ऊपर मुझे। हाँ तो ना एक्स है ना, ऊपर में आर नहीं है, एक्स है, नीचे में आर है। चलो तो मेरा बेटा आर क्या हो जाएगा, आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स बाई कॉस थीटा, दैट इज एक्स सेक थीटा। अब आप सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, देयरफॉर बी को हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर बी को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और देखना मेरा बेटा इंटीग्रेशन डीवाई, डीवाई की जगह बेटे क्या लिखोगे, एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये लिख दो एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इज दैट क्लियर? एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ध्यान से देखो। सो दिस इज एक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर है ना, ये सब मैं रब करूंगा, उसका कॉस थीटा भी है, देखो कॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आर है आपका एक्स सेक थीटा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो डीवाई आ गया, आर स्क्वायर आ गया इनटू कॉस थीटा, इसको मैं रब कर दूं, शुड आई रब इट, इधर लिख चुके हो, ये कर चुके हो उधर बेटा? का लिख लिए सर यस उधर का। हाँ इसको कर लो, सभी को ही कर लो, किसी का बचा भी है ये, कम ऑन, किसी का बचा है तो बताओ, अदरवाइज आई विल रब इट। नो सर, डन। डन, एवरीवन हैव डन इट। चलिए ठीक है, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं बेटे, यहां ध्यान दो, तो इसको मैं रब कर रहा हूं, और यहां क्या आ जाएगा, यहाँ कॉस थीटा जो बचा था वो भी आ जाएगा, देखो सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, एक्स भी कैंसिल, ठीक है। और लिमिट क्या था, मैंने थीटा में क्या लिमिट बताया था, -π/2 से π/2 बताया था। तो अब ये मैं इसको फाइनलाइज कर रहा हूं, अब एक्सप्रेशन को, बस अब देखो 2 मिनट में क्या हमारा, तो बी विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ क्या हो गया बेटा, एक्स, एक्स जो है वो भी कांस्टेंट है, यहाँ से डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो एक्स को भाई बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन में क्या बच जाएगा, cos थीटा डी थीटा फ्रॉम -π/2 से लेकर के π/2, ध्यान देना -π/2 से π/2, यानी कि आपका b क्या हो गया बेटे, b हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एक्स, और cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो cos का इंटीग्रेशन हो गया साइन, और लिमिट कहां से कहां है, तो -π/2 से लेकर के π/2, यानी कि ये अब आप लिमिट रख दीजिए, आप जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एक्स, और साइन में अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट रखोगे साइन π/2 माइनस साइन -π/2, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो गया आपको म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एक्स इंटू 1 प्लस 1, ध्यान से देखो बाहर आ जाएगा, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो साइन π/2 प्लस साइन π/2 1 + 1, यानी कि एक्सप्रेशन आपका क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपको आ गया पी पॉइंट पे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स। तो आज यहीं तक रखते हैं, ओके बेटा, आज यहीं तक रखते हैं, कम ऑन डू इट। हो गया बेटे?
Yes, sir. यहाँ तक समझ गए सभी कोई? अभिलेष, इज दिस क्लियर टू यू? Yes, sir. ओके, आयुष? Yes, sir. ओके, देवेश बेटा? Yes, sir. Clear है sir. अनु? Yes, sir. Clear. ऋतिका? Yes, sir. ओके, चलिए, आप लोग नोट कर लीजिए. नाउ यू कैन लीव द क्लास. यू विल लीव फॉर मैथमेटिक्स क्लास एट 6 PM. ओके, आफ्टर 25 मिनट यू विल लीव फॉर मैथमेटिक्स क्लास. कम ऑन, डू दिस. हो गया सबका? शुड आई एंड द लेक्चर नाउ? एक मिनट सर, एक मिनट.